हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड आईएफआरएस के बारे में सीखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया, इसे क्यों इंडिया में लाया गया, क्यों सिलेबस में रखा गया, आईएफआरएस क्या होता है, इन सब के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इसे शुरुआत करते हैं। सपोज करिए आपको एक कंपनी में अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। आप इंडिया से हो और आपको एक कंपनी में अपॉइंट किया गया उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। फिर एक इंसान चाइना से बुलाया गया, उसको भी उसी कंपनी में अपॉइंट किया गया, उसको भी बोला गया कि आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए। जापान से भी आया और अमेरिका से भी। ऐसा ही 1 2 3 और टोटल 4 लोग आए उस कंपनी में, ठीक है ना। मान लो कि ये कंपनी जो है टाटा लिमिटेड है। टाटा लिमिटेड कंपनी में बोला गया कि सब लोग आओ और आ करके यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग करो। पता है, इनके हिसाब से कुछ अलग उसके बैलेंस शीट शो होंगे, चाइना के हिसाब से कुछ अलग बैलेंस शीट शो होंगे, जापान के अनुसार कुछ अलग ही बैलेंस शीट में स्टेटमेंट शो किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ अलग ही आएंगे, अमेरिका के अकॉर्डिंग कुछ अलग ही आएंगे। ठीक है, ये वेरिएशंस आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले जो है अपने हिसाब से वहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज प्रोविजन बनाए होंगे, रिजर्व्स बनाए होंगे, स्टेटमेंट को मैनेज किए होंगे। चाइना वाले अपने हिसाब से किए होंगे, जापान वाले अपने हिसाब से, एंड अमेरिका वाले अपने हिसाब से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन किए होंगे। आप बताओ, कंपनी तो एक है और एक कंपनी में 4 प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिख सकते हैं, 4 प्रकार के अलग अलग बैलेंस शीट कैसे दिख सकते हैं? कंपनी तो एक ही है ना। आप इंडिया के या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, उसका जो स्टेटमेंट बनेगा, इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, वो तो सेम ही आना चाहिए, अलग अलग तो नहीं होना चाहिए कि इंडिया वाले का अलग आएगा, अमेरिका वाले का अलग आएगा, जापान, इस सब का सेम आना चाहिए। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि इन सब को सेम रखने के लिए कुछ हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, कुछ हमें प्रोसीजर को अपनाना होता है, जो कि सारे बिजनेस के लिए, चाहे वो इंडिया में हो, चाइना में हो, या इस ग्लोब के किसी भी कोने में हो, उनको फॉलो करना होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन कराया गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये गाइडलाइन होता है। ठीक है, ये गाइडलाइंस होता है जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, GAAP। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो गाइडलाइन होता है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दैट आर फॉलोड फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आते हैं। और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होते हैं, जो कि 12 क्लास में पढ़ना होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए गाइडलाइन है, सभी इंडिया वाले, चाइना वाले, जापान वाले, अमेरिका, सबके लिए गाइडलाइन होता है, एंड उस गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। ठीक है ना। दे आर द अकाउंटिंग रूल्स प्रोसीजर रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? एएस फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना। ये क्या होता है? एक प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर कह लो आप इसे। किस लिए जी? प्रोसीजर रिलेटिंग टू मेजरमेंट, प्रोसीजर रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। समझ में आई बात? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो
कब लाया गया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके 21 अप्रैल 1997 में, ठीक है ना, 21 अप्रैल 1997 में ICAI के द्वारा ठीक है लाया गया था। ये जो ICAI एक इंस्टीट्यूशन है, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसने क्या किया, इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको कि ASB भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स, कि हम ये इस स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे मेंटेन करेंगे, कौन से तरीका अपनाएंगे डेप्रिसिएशन के लिए, कौन सा तरीका अपनाएंगे रिजर्व्स के लिए, कौन सा तरीका अपनाएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ETC बातों को लेकर के किस तरीके से अपने एसेट को बैलेंस शीट में शो करेंगे, इन सब के लिए ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, ये बीड़ा उठाया था, इन्होंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया एंड देन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अब तक हमारे यहाँ, टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो गए और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक दूसरे में मिल गए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, इस तरीके से टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैंने क्या बोला कि डिलीट हो गए, विड्रॉ कर लिए गए, एंड कुछ मर्ज हो गए, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है ना, ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करता था, इसमें डेप्रिसिएशन के बारे में बताया जाता था। AS6 इज रिलेटेड विथ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है ना। इसको क्या किया गया, ये इसको हटा दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, विड्रॉन, ठीक है, एंड मर्ज्ड विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डील करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है ये मर्ज हो गया। अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ डील करता है, जो कि मर्ज्ड हो गया विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 वो मर्ज हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ, जो कि इंटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग बताता है। इस 26 में हम लोग इंटेंजिबल एसेट वैसे एसेट होते हैं जिनको हम फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आई मीन टू से इंटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस उसे फिल कर सकते हैं, लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ तक की बातें हुई। फिलहाल की बात की जाए तो हमारे पास एग्जिस्टिंग टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास 32 हैं, 30 AS है। एग्जिस्टिंग की बात की जाए ना तो हमारे पास 30 तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में है। पता है ये सारे इंडिया में ही एप्लीकेबल है, दे आर एप्लीकेबल इन इंडिया। लेकिन सोचो ना, क्या हमारा बिजनेस जो है सिर्फ इंडिया में ही है? हमारा बिजनेस आज इंडिया में नहीं, हमारा बिजनेस आज ग्लोबल हो चुका है, वर्ल्ड में जा चुका है, ठीक है ना। तो इंडिया में कुछ अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाएंगे, वो आउट ऑफ इंडिया कुछ अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन सब प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारे पास अब इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS को इंट्रोड्यूस किया गया था।
ठीक है ना। क्योंकि अब हमारा जो बिजनेस है, इंडियन बिजनेस हैज़ बिकम ग्लोबल, दैट्स वाई हमारा जो क्या हुआ कि इंटरनेशनल IFRS, ठीक है ना, या इसको IFRS को हम लोग इंड AS के नाम से भी जानते हैं, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। IFRS को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को किसने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया, इसको फॉर्म किया। एंड जिस तरीके से इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जाते हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया, IFRS को फॉलो कराया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। ठीक है, थैंक यू।